हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर चंदन आलवानी आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका पार्ट 3। मैं अगर अपने इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मैंने जगह जगह मंदिर देखे हैं। इंडिया में मैंने जगह जगह मस्जिद भी देखी है। इंडिया में मैंने जगह जगह गुरुद्वारे भी देखे हैं। इंडिया में मैंने जगह जगह चर्च भी देखे हैं। यानी कह सकते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, पर इंडिया को एक टाइटल मिला हुआ है। आप सभी को मैं बता दूं, इंडिया को टाइटल मिला हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हमारा देश अलग अलग कल्चर फॉलो करता है। हमारा देश में अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं। हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। हमारे देश में कल्चर अलग अलग है, बट फिर भी सभी एक साथ यूनिटी के साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। इसका नतीजा क्या निकला है? आज हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अलग अलग ऊंचाइयां छू रहा है। आज हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? देखो, सिंपल सी बात है, अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी चांसेस थे कुछ कन्फ्लिक्ट होने के, कुछ लड़ाइयाँ होने के, कुछ दंगे होने के, कुछ, बट इन सब से हम बाहर निकल के आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपन अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? खैर, हमारा जो टॉपिक है वो इंडिया के बारे में नहीं है, हमारा टॉपिक है बेल्जियम के बारे में। जैसे इंडिया में अलग अलग लोग होने के बावजूद इंडिया आज एक सफल देश है, उसी तरीके से बेल्जियम में दो कम्युनिटीज़ थी, एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी और एक फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। दोनों में कन्फ्लिक्ट के चांसेस थे, दोनों में डिस्प्यूट थे, दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ने के लिए तैयार थी, दोनों कम्युनिटी आपस में एक साथ रहना नहीं चाहती थी। बट फिर भी बेल्जियम की सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से आज बेल्जियम यूरोप की एक महान देशों में से एक कहलाता है। उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंडिया की तरह ऊपर है। वहाँ के लोग आपस में डिस्प्यूट भुलाकर आज साथ रहते हैं, इक्वल रेस्पेक्ट के साथ साथ में रहते हैं, बिना किसी दिक्कत के साथ रहते हैं। और जो उनका डिस्प्यूट था वो कब का दूर हो चुका है, और आज उनमें अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ आज वो एक यूनिटी के साथ भी रहते हैं। तो ऐसे ही वहाँ के गवर्नमेंट, ऐसा तो श्रीलंका में भी हो सकता था, पर श्रीलंका में क्या हुआ, पहले डिस्प्यूट हुआ दो ग्रुप में, फिर बाद में उन दो ग्रुप में क्या हो गया, डिस्प्यूट से कन्फ्लिक्ट हुआ और कन्फ्लिक्ट से सिविल वॉर, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं श्रीलंका बहुत साल पीछे चला गया, उसकी तरक्की ख़त्म हो गई। बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिंपल सा है। श्रीलंका ने कॉन्सेप्ट अपनाया मेजोरिटेरियनिज्म का, बट बेल्जियम क्या कॉन्सेप्ट अपनाएगा? बेल्जियम कॉन्सेप्ट अपनाएगा पावर शेयरिंग का। तो बेल्जियम ने किस तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है वो अपन को देखना है। चलो अपन देखते हैं। बेल्जियम ने जिस तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है उसको बोलते हैं अपन अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब आप लोग बोलोगे कि अकोमोडेशन क्या होता है? अगर मैं अकोमोडेशन का डिक्शनरी मीनिंग बोलूँगा तो डिक्शनरी मीनिंग उसका कुछ और होता है, बट अगर मैं अगर मैं सोशल साइंस में यानी इस टॉपिक की अगर बात करूं तो अकोमोडेशन का मतलब है समझौता यानी कंप्रोमाइज़, कि भैया किस तरीके से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में से किस तरीके का एडजस्टमेंट करें कि वो लोग आपस में लड़ने की बजाय साथ में रहें, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रहें। तो जो पॉलिसी अपनाई है उस पॉलिसी का नाम है अकोमोडेशन। और ये अकोमोडेशन कहाँ हुआ था? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो सबसे पहले तो आप अकोमोडेशन का मतलब देख लो, इस पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन, कंप्रोमाइज़ यानी समझौता। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कंप्रोमाइज़ यानी समझौता। तो कॉम्प्रोमाइज़ किसके बीच में कराया गया था? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग के लोगों में। और इस कॉम्प्रोमाइज़ को अपन क्या टर्म दिया गया है? अकोमोडेशन। तो इसको अपन अकोमोडेशन को आगे कैसे समझें? तो इसका आगे अपन पढ़ेंगे। इसका पहले देखो, कुछ स्टेप्स, कुछ कदम उठाए गए थे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग।
तो स्टेप 1 फॉर अकोमोडेशन इन बेल्जियम, पहला स्टेप क्या उठाया गया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी पॉलिटिशियन बनने का मौका मिले और आपको मिनिस्टर बनने का मौका मिले, मिनिस्टर यानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं, बहुत सारे अलग मिनिस्टर भी होते हैं जिसको अपन कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। यानी अपन बोलें कि अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, आपको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, तो ये जो मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कभी भी जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मिनिस्टर बनने की तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है पार्लियामेंट में बैठना एज अ मिनिस्टर, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। इंडिया में दो गवर्नमेंट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाती है, पूरे इंडिया को चलाती है, जिसको अपन बोल सकते हैं आजकल मोदी सरकार चला रही है। और दूसरी गवर्नमेंट होती है अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट। राजस्थान की अपनी एक अलग गवर्नमेंट है, एमपी की अपनी एक अलग गवर्नमेंट है, एमपी की जो अपनी एक अलग गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस सरकार चला रही थी, अब बीजेपी सरकार चला रही है, यानी शिवराज सिंह के द्वारा चलाई जा रही है। उसी तरीके से बेल्जियम में भी दो अलग अलग गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो जो पूरे बेल्जियम को चलाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो जो फ्लेमिश रीजन को और वलोनिया रीजन को चलाएगी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन यानी अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मिनिस्टर और अपॉर्चुनिटी टू सिट इन अ पार्लियामेंट एज अ मिनिस्टर। तो इनकी पहली अपॉर्चुनिटी क्या थी, इनकी पहली था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी। यानी 100 अगर डच स्पीकिंग मिनिस्टर है तो 100 फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर भी होने चाहिए। इससे क्या होगा, मिनिस्टर्स जितनी भी पॉलिसी बनाएगी वो दोनों के फेवर में बनाएगी, डच स्पीकिंग के फेवर में भी और फ्रेंच स्पीकिंग के फेवर में भी। अब आगे बढ़ते हैं अपन स्टेप 2, यानी दूसरा कदम क्या उठाया उन्होंने अकोमोडेशन इन बेल्जियम के लिए। तो इस पर एक डेट लिखी हुई है, देखो 2 ईयर लिखे हुए हैं, एक 1970 से लेके एक 1993, यानी ये 23 साल की बात हो रही है। इस 23 साल में बेल्जियम के लीडर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम 4 बार चेंज किया। और 4 बार चेंज करने का रीज़न क्या है, 4 बार चेंज करने का रीज़न इनका ये है कि इनको कुछ ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाना था जिसके अकॉर्डिंग फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी, डच स्पीकिंग लोग भी और जर्मन स्पीकिंग लोग भी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी बुरे सिस्टम से, बुरी सिचुएशन के एक साथ अच्छे से बिना किसी दिक्कत के रह सकें। तो इसके लिए उन्होंने उनको अपना संविधान 4 बार चेंज करना पड़ा। अपना सिर्फ एक ही बार बनाया, उसके बाद चेंज अभी तक नहीं हुआ, उनको 4 बार अपना संविधान सिर्फ 23 साल के अंदर चेंज करना पड़ा। स्टेप 3, देखो एक पिक्चर देखो, ये जो ग्रीन वाला जोन है, ग्रीन वाले जोन में आपको देखने को मिल रहा है कि एक लाइन में खड़े हैं डच स्पीकिंग मिनिस्टर, दूसरी लाइन में खड़े फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, और उनके मैसेज पे ऊपर जो वाइट वाला बॉक्स है क्या लिखा है, वी कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। अब ये ब्लू वाले जोन पे देखो, ब्लू वाले जोन पे क्या दिखा रहे हैं, ब्लू वाले जोन पे दिखा रहा है कि अब सब साथ में खड़े, चाहे डच स्पीकिंग मिनिस्टर हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हो, और सब साथ में मिलके वो लोग क्या कह रहे हैं, टुगेदर वी कैन मेक डिसीजंस। यस, बेल्जियम में एक नया सिस्टम लागू कर दिया था कि चाहे डच स्पीकिंग हो चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो, अकेले पूरे देश के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। एक सिंगल कम्युनिटी पूरे देश के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती। अगर उनको डिसीजन लेना है तो दोनों कम्युनिटी को मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कोई एक उसको डिसीजन लेता है, कोई एक कम्युनिटी डिसीजन लेती है तो उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छा सिस्टम था क्योंकि दोनों मिलकर लेंगे डिसीजन, तो ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जो दोनों की भलाई के लिए हों। चलो अपन आ जाते हैं स्टेप 4 पे। अब अपन स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 पे देखो क्या लिखा है, स्पेशल लॉज टू सपोर्ट माइनॉरिटीज़। कुछ अलग से कानून बनाए गए
जो माइनॉरिटीज़ के फेवर में। देखो हम जानते हैं इंडिया में भी कुछ ऐसे कानून होते हैं जो माइनॉरिटीज़ के फेवर में होते हैं, लाइक रिजर्वेशन, जिससे क्या होता है एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो पिछड़ गए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही बेल्जियम में कुछ अलग से कानून बनाए गए थे जिससे माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किया जाए। कुछ ऐसे कानून थे कि जैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। उसके बाद अपन स्टेप 5 पे आ जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये यहाँ से पावर ट्रांसफ़र हो रही है किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेल्जियम की है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लिम्बर्ग यानी फ्लेमिश रीजन को ट्रांसफ़र की है पावर अपनी, और वलोनिया रीजन को पावर ट्रांसफ़र की है। किस तरीके की पावर है ये उस तरीके की पावर है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अपनी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे देश में हिंदी लैंग्वेज का पालन हो, बट इंडिया ने ऑन द अदर हैंड इंडिया ने कुछ पावर्स गुजरात गवर्नमेंट को देके रखी है, पंजाब गवर्नमेंट को देखे रखी है कि आपको अपनी स्टेट या एमपी गवर्नमेंट की भी बात करूं, या आपको अपनी स्टेट में जिस लैंग्वेज का पालन करना है वो लैंग्वेज आप पालन कीजिए, उस लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब लैंग्वेज का यूज़ किया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एजुकेशन सिस्टम में, और गुजरात गवर्नमेंट ने गुजराती लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमने क्या किया गया, एक पावर बांटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर किसको दी है, स्टेट गवर्नमेंट को दी है। तो वैसे ही बेल्जियम में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी वो पावर थोड़ी बहुत पावर कहाँ पे शिफ्ट कर दी, एक फ्लेमिश रीजन में शिफ्ट कर दी और एक वलोनिया यानी स्टेट गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दी। इससे होगा क्या, फ्लेमिश रीजन को जिस तरीके से रहना है, जो कल्चर फॉलो करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रखना है, जो एजुकेशन सिस्टम रखना है, वो एजुकेशन सिस्टम, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो कल्चर वो फॉलो कर सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट पे या डिपेंड हुए। मतलब अब उनके पास अलग से पावर है तो उनको किसी भी चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ेगा कि उनको अपने एरिया में कौन सा कल्चर फॉलो करना है। अब अपन आ जाते हैं स्टेप 6 पे, फॉर सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल क्या है, कैपिटल है बेल्जियम की, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। ब्रुसेल में एक नया तरीका अपनाया गया जो पूरे बेल्जियम में अपनाया गया था, यहाँ पे भी वही अपनाया गया। एक अलग से गवर्नमेंट बनाई और अलग से गवर्नमेंट में भी क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जितने नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो पूरे बेल्जियम में जैसे ही अपनाया गया था वैसे ही ब्रुसेल में भी अपनाया गया। लास्ट स्टेप इन लोगों ने क्या बताया है कि 2 गवर्नमेंट तो थी, कौन कौन से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी थी, उस थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट पे होता क्या था, ये गवर्नमेंट वो लोग मिलकर बनाते थे कि जो ना सिर्फ डच को मानते हो या ना सिर्फ फ्रेंच को मानते हो या ना सिर्फ जर्मन को मानते हो, ये सिर्फ वो लोग इस गवर्नमेंट के सिर्फ वो लोग मेंबर हो सकते हैं, या इसको इलेक्ट भी सिर्फ वो लोग करेंगे जो तीनों लैंग्वेज को फॉलो करते हो, जो तीनों लैंग्वेज को मानते हो, जो तीनों लैंग्वेज के कल्चर को फॉलो करती हैं या तीनों लैंग्वेज के कल्चर से जुड़े हुए हों। तो अब इस गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता था, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वो काम करती थी जिससे इनका काम ये होता था कि ये ऑब्जर्व करना, ये पता लगाना कि किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। तो पूरी हर एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होता था। चलिए अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है रीजंस फॉर अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ऐसे क्या रीजंस थे जिसमें अपन ने ये समझौता वाली सिचुएशन अपनाई, क्योंकि समझौते या वाली सिचुएशन से अपन कह सकते हैं अपन एक तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है, क्योंकि श्रीलंका ने तो ये नहीं अपनाया था और श्रीलंका में एंड में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। सबसे पहला रीज़न है कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम का सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग को में अगर आपको यूनिटी पैदा करनी है और देश को आगे बढ़ाना है तो आपको अकोमोडेशन इन बेल्जियम का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। दूसरा रीज़न इसका है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट चाहती थी कि दे वांट एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द कंट्री। वो चाहते थे कि सभी के सभी, चाहे डच स्पीकिंग हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग हो, सब साथ में मिलकर रहें। तीसरा रीज़न
वहाँ की गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ पे श्रीलंका की तरह सिविल स्ट्राइफ नहीं हो, मतलब सिविल वॉर नहीं हो, लड़ाई या झगड़े नहीं हो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में, क्योंकि पहले डिस्प्यूट तो बहुत था, पर वो डिस्प्यूट को सिविल वॉर में कन्वर्ट होने से रोकना चाहते थे। बस इसी के साथ यहीं पे हम आज का टॉपिक ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।